गुड मॉर्निंग भाई। टॉप 20 के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक। वीकेंड के बाद तैयारी कर लीजिए एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की। और ग्लोब के क्यूज से कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। यूएस में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है क्योंकि शटडाउन खत्म होने के बाद से डेटा आ नहीं रहा है, तो पता नहीं है अर्थव्यवस्था का एक्चुअल हालात कैसे हैं, तो वहाँ आपके मार्केट हिचकोले खा रहे हैं। पर नेट मिला जुला सा हैंडओवर आया। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले तो 1/4 था, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है, लेकिन अभी भी 50 पॉइंट गैप के साथ शुरुआत होगी। इस तरह के इंडिकेशंस गांधीनगर से अपना गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसा मूड, कैसा रहा वीकेंड, और वो शुरुआती दो खिलाड़ी कौन से हैं? गुड मॉर्निंग, बढ़िया मूड लग रहा है। 50 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। और फ्राइडे का सेशन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला, जहां पर बिहार चुनाव नतीजों का इम्पैक्ट है। अब दरअसल अगर आप देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स ऐसी हैं जब उन्हें अचानक से फ्रीबीज की चिंता सताने लगी कि सभी राज्य अगर आप फ्रीबीज बांटेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला। तो देखना पड़ेगा कि आज मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन अब नतीजों का आखिरी दिन है, आज ही सब आपको मिल जाएंगे जहां पर नतीजों का इम्पैक्ट है। इसके बाद तो सिर्फ खबरों पर और टेक्निकल्स पर फोकस करना पड़ेगा। शुरुआत कर लेते हैं। और पहला जो स्टॉक है मेरे पास वो लुपिन है। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हम ऑरबिंदो फार्मा की चर्चा कर रहे हैं, उसके टेक्निकल स्ट्रक्चर के स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेजी आ गई। अब लुपिन का भी सेटअप काफ़ी बढ़िया, और खबर ये भी आ रही है कि यूएस एफडीए ने इनकी नागपुर यूनिट में जाँच की, और जाँच में अगर आप देखें तो कोई भी आपत्ति नहीं मिली है। तो इसी के चलते लुपिन को एक माइल्डली पॉजिटिव खबर की तरह माना जाएगा, क्योंकि टेक्निकल सपोर्टिव है। इसके लिए इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो एचपीएल इलेक्ट्रिक यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इनका अपलोड हुआ है, और इसमें दरअसल अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी कॉन्फिडेंट कमेंट्री निकल कर आ रही है। ये क्या कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हो या फिर स्विच गियर हो, दोनों में अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और ख़ास बात है कि एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसकी ऑर्डर बुक तकरीबन 700 करोड़ के आसपास की हो गई है। अब ये अपनी जो स्मार्ट मीटर की कैपेसिटी है इसे 40% से बढ़ाएंगे, क्योंकि अगले 3 साल तक रेवेन्यू में जो ग्रोथ है सीएजीआर तकरीबन 25% का देखने को मिल सकता है। तो बड़ी ग्रोथ की उम्मीद है। इसी के चलते एचपीएल इलेक्ट्रिक इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। फ्रीबीज की बातचीत से आपने शुरुआत करी थी तो पूरे वीकेंड डिस्कशन था कि भाई इतना अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। उस पर कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स ने इस बात तक हाईलाइट करी थी, कहीं नीतीश बाबू को अपने वो लिकर बैन को रोल बैक तो नहीं करना पड़ सकता है पार्शल, क्योंकि उससे बढ़िया कॉफर्स भरने का कोई तरीका नहीं है। एग्जैक्टली तो पता नहीं, हालांकि कुछ स्टॉक उससे जुड़ा लिया नहीं है, जब आएगी खबर तब की तब देखी जाएगी। इन्हीं सब कदमों के चलते नीतीश जी के जलवे चलते रहे थे, तो रोल बैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखते हैं। खैर, 2 निफ्टी के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। एक था टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, उसे टीम में नहीं लिया है क्योंकि कलर देना थोड़ा मुश्किल था उसको। उसकी सियरा मुझे बहुत अच्छी लगी सैटरडे को जो लॉन्च हुई, पूरे दिन सोशल मीडिया पे छाई हुई थी। मैं जब 90s में जलवे थे तो वैसे भी बहुत ईगर था मैं, और दिख भी अच्छी रही है। दूसरा, टाटा मोटर्स में हम लोग चर्चा करते रहे कि वो जेएलआर का वो शटडाउन का साइबर अटैक का वो एडजस्टमेंट, भाई 1 बिलियन से 1.5 बिलियन पाउंड का असर पड़ा, ऐसी बात हो रही थी। तो जेएलआर किस में आती है? टाटा मोटर्स पीवी में आती है। इस क्वार्टर में 2000 करोड़ रुपए के आसपास का असर आया है शटडाउन का, तो ठीक ही दिख रहा है। पर वो कह रहे हैं अगले क्वार्टर भी एक और सरदर्द वाला क्वार्टर होगा, एडजस्टमेंट होंगे। वो मामला गड़बड़ा गया है। वो क्या इम्पैक्ट होगा, कितना प्रोफाउंड होगा, कितना एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा है, तो अगर आपको पैसा कमिट करना है तो आई डाउट इस समय आप कर रहे हो जब तक वो सर्टेनिटी लौटेगी नहीं। तो कलर शेड देना थोड़ा सा मुश्किल था, इसको हटा दिया। फिर भी रडार पर रखेंगे, और ब्रोकरेजेस कह ही रही है कि दबाव देखने को मिल सकता है स्टॉक में। खैर, वो लॉजिकल भी है, दिखना भी चाहिए। खैर, लेकिन टीम में जो है वो है मैक्स हेल्थ केयर। क्लीन, एकदम बढ़िया नतीजे देते चले जा रहा है। जब से एमडी सीईओ साहब बदले थे, केवाईसी में सालों पहले चर्चा करी थी उनके साथ, तब से पलट के नहीं देखा है इस कंपनी ने। आय 25% बढ़ी, बीटा 26.4 से 26.9, 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, और मुनाफे में 74% का जंप है। अच्छे नतीजे, पर यह भी है कि ये कुछ हॉस्पिटल स्टॉक्स जो हैं काफ़ी रिचली वैल्यूड है। इन ग्रीन नंबर्स पे रख रहा हूँ, चाल देखेंगे कैसी रहती है। एक और मैक्स हेल्थ केयर तो खैर निफ्टी 50 का हिस्सा है,
नारायण हृदयालय बेंगलुरु बेस्ड क्या नेशनल चेन है अब तो ये भी, पर बेंगलुरु से शुरुआत हुई थी। अच्छे नतीजे इनके भी, आय 20% बढ़ी, ईबिटा 30% जंप है। इनके मार्जिन तो 22.5 से 24.5, असल में 22.6 से, तो 190 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट इनका आया और मुनाफा 30% बढ़ा है। दोनों हॉस्पिटल्स के नंबर्स अच्छे, नारायण हृदयालय तो स्टैंड आउट कर रहा है और इवन मैक्स हेल्थ केयर भी अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए दोनों नंबर्स पे तो ग्रीन ही रखे। बाकी फार्मा हेल्थ केयर पिछले हफ्ते से फार्मा ने बढ़िया करा है, आईटी और फार्मा दोनों पॉकेट्स में आउट परफॉर्म कर रहा था। देखते हैं इस हफ्ते किस तरह से मोमेंटम कंटिन्यू होता है। ये तो खैर हेल्थ केयर वाला मामला है, दोनों इन ग्रीन रखे मैंने। अगले जो दो स्टॉक है मेरे पास, एक सीक्वेंस साइंटिफिक है, यहाँ पर आप नजर रखेंगे। इससे पहले टेक्निकल तौर पर भी ये स्टॉक बताया उन लेवल से काफ़ी अच्छा ऊपर चल रहा है, अब इसके नतीजे भी बढ़िया लग रहे हैं। इनकी जो रेवेन्यू है ये 369 करोड़ से 424 करोड़ हो गई है, एबिटा 39 से 56 करोड़ हो गया, 11% के मार्जिन 13% हो गए और मुनाफे का आंकड़ा भी बढ़िया लगेगा, 6 करोड़ से सीधे 20 करोड़, बढ़िया नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एसकेएफ इंडिया यहाँ पर भी फोकस रखेगा, थोड़ा सा ऑफ हाई स्टॉक है, वेल करेक्टेड स्टॉक है और डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सीक्वेंशियल तौर पर देखें आप पिछले साल के मुकाबले डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं, कोई बहुत बड़ा फायरवर्क्स यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन अच्छे नंबर्स हैं। खास बात ये नजर आई कि क्वार्टरली लिहाज से आप देखें तो अब तक की हाईएस्ट रेवेन्यू जो है एसकेएफ इंडिया ने दर्ज की है। एबिटा 124 करोड़ से 166 करोड़ हो गया, 10% के मार्जिन 13% हो गए हैं, 94 करोड़ से मुनाफा 105 करोड़ हो गया है। ठीक ठाक नंबर्स हैं, करेक्टेड स्टॉक है, तो एसकेएफ इंडिया इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अगले में दो हॉस्पिटल्स के बाद कंजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं। V2 रिटेल रिचली वैल्यूड डे भी है, जो अच्छा करता है वो रिचली वैल्यूड बाजार रखता ही है, अच्छे नंबर्स हैं इसके भाई। आय में 86% का जंप, ग्रॉस प्रॉफिट 91% का जंप, ईबिटा 158% का जंप, मार्जिन्स 8.7 से बढ़ के 12.1% पे, और मुनाफा मतलब घाटे से मुनाफा 2 करोड़ के तकरीबन घाटा था, 17 करोड़ का मुनाफा हो गया। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है 23.5% पे, पर उसको नॉर्मलाइज करूं तो भी 10% का नंबर आता है, तो आंकड़े तो बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसे ही वीकेंड पे सोच रहा था, V2 रिटेल वो है जिसके कुल मिलाकर 259 स्टोर्स हैं, जिसमें से सिर्फ यूपी और बिहार के जलवे। यूपी में मेरे ख्याल से इनके पास, इनकी रिलीज कहती है 48 और बिहार में 44, तो हो सकता है जेबों में पैसा बिहार में गया हो इसीलिए, लेकिन वो तो अभी गया है थोड़े दिन पहले। एग्जैक्टली देखते हैं। पर ये वो हिंदी हार्टलैंड जो आप कहते हो उसमें बहुत ज़्यादा इनका V2 रिटेल का एक्सपोजर है। नंबर्स तो अच्छे हैं, इन ग्रीन रख दिया उन नंबर्स पे। कोटक महिंद्रा बैंक, वीकेंड पे अपडेट दिया इन्होंने कि इनकी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है 21 नवंबर को। 21 नवंबर मतलब थर्सडे को, इसी हफ्ते, नहीं थर्सडे नहीं, 21 नवंबर मतलब फ्राइडे हो गया, शुक्रवार। सब डिवीजन स्टॉक स्प्लिट पे इस बैंक का बोर्ड विचार करेगा। अब करंट फेस वैल्यू 5 की है, देखते हैं किस तरह का स्प्लिट अनाउंस होता है। कोटक महिंद्रा बैंक इन ग्रीन रखते हैं, इन डेवलपमेंट इस न्यूज पैक के बीच में। अगले दो कौन से? अगले दो में एक आइडिया फोर्ज है और इसका तो चार्ट भी मैं देख रहा था, इसका आईपीओ का हाइप याद आता है, क्या हाइप था ये आईपीओ, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक की जो धुलाई हुई है, ज़बरदस्त धुलाई हुई है। ये हाई से ऑलमोस्ट 60-65% नीचे चल रहा है, 464 रुपये का भाव है इसका, 1340-1350 रुपये के करीब का ऑल टाइम हाई, वहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब आज अगर आप देखें तो खबरों के बीच में फोकस में रहेगा, वॉच लिस्ट में तो शामिल करना ही पड़ेगा। 75 करोड़ का डिफेंस मिनिस्ट्री से इन्हें ऑर्डर मिला है, इसी के चलते आइडिया फोर्ज इस स्टॉक को रख लिया इन ग्रीन। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके नंबर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और ख़ास बात यह कि अगर आप इनके मार्जिन देखें तो 7% से बढ़कर तकरीबन 11% हो गए हैं। जो मुनाफे का आंकड़ा 38 करोड़ के आसपास था वो बढ़कर 79 करोड़ हो गया है, 73 करोड़ से 128 करोड़ का इनका एबिटा हो गया है। और रेवेन्यू में भी अगर आप देखें तो बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है, 1011 करोड़ से बढ़कर 1177 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। तो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका चार्ट नहीं देखा लेकिन टेक्निकल्स के साथ आप इसके नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। तो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इस स्टॉक को भी रख लिया है इन ग्रीन। ओके, अगले दो जो हैं उसमें एक, दोनों
दिग्गज फार्मा कंपनीज। पर एक बात ध्यान रखिए, फार्मा ऑलरेडी अहेड ऑफ न्यूज़पेक्स आउट परफॉर्म करा हुआ है। पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से फार्मा इंडेक्स ऑलमोस्ट वीक ऑन वीक 3% के रिटर्न डिलीवर करके गया है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, क्योंकि यूएस, और दोनों में खबरें सिमिलर सी हैं, यूएस एफडीए ने एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जीएमपी इंस्पेक्शन करा था इनके श्रीकाकुलम एपीआई प्लांट पे। उस इंस्पेक्शन में रिपोर्ट जो आई है उसमें कोई आपत्ति नहीं, 0 ऑब्जर्वेशंस है। तो आसान शब्दों में एक हर्डल जैसा होता है, लांग गए बढ़िया तरीके से, तो बहुत बड़ा सरदर्द कह लीजिए खत्म होता है जब यूएस एफडीए की तरफ से जांच आए और क्लियर हो जाए। तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को इन ग्रीन रखा है इस न्यूज़ पैक के बीच में। ऐसे ही दिवीज लेबोरेटरीज को लेकर अपडेट आया था, मेरे ख्याल से फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद ये अपडेट आ रहा था, 1 आध घंटे बाद ही आ गया था। इनकी तेलंगाना में एक यूनिट 1 फैसिलिटी है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस एफडीए ने 10 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में इंस्पेक्ट करा था। उनका भी वही सीजीएमपी इंस्पेक्शन था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंस्पेक्शन था, और इनका भी वो कंक्लूड हुआ विदाउट एनी 483 ऑब्जर्वेशंस। बेसिकली बिना आपत्ति के हरी झंडी दे दी गई है इसके प्लांट को भी। दोनों जीएमपी इंस्पेक्शंस, दोनों में कोई आपत्ति नहीं, दोनों प्लांट्स क्लियर। तो फिर सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है ही है। बाकी देखते हैं स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे। दोनों को इन ग्रीन ले जा रहा हूँ, डीआरएल को और दिवीज लैब को। ये हो गए मेरे और इनके 6 यानी कि कुल मिलाकर 12 स्टॉक्स। ऐसे ही 4 और पे बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। और पिछले एक हफ्ते से लगातार फोकस में रहा है ग्रो की लिस्टिंग के बाद ग्रो 100 रुपये का 148 रुपये हो गया, 48% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल गई। अब दरअसल इसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए मैंने एंजल वन इस स्टॉक को आज चुना है और इसे इन ग्रीन रखा हुआ है। दरअसल अगर आप देखें तो एंजल वन टेक्निकल तौर पर तो बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है। पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखें तो पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पर आपको नजर आएगा। वीकली चार्ट भी काफ़ी बढ़िया, डेली चार्ट पर भी अगर आप देखें तो आपको बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आएगी। लेकिन खास बात देखिए कि एंजल वन के पास भी आप देखें तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम नहीं है कंपैरेटिवली। आप देखें तो डिजिटल इकोसिस्टम इनके पास भी है जो सारा काम ग्रो कर रहा है। सारा काम अगर आप देखें तो एंजल वन भी कर रहा है, लेकिन अब वैल्यूएशन का गैप देखिए कि कितना सिग्निफिकेंट हो चुका है। ग्रो फिलहाल TTM-PE के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स पर चल रहा है। वहीं एंजल वन की बात करें तो सिर्फ 32 टाइम पर चल रहा है, 32 टाइम्स पर चल रहा है। तो ऐसा क्या है, अब देखिए कि टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म इनके पास भी है, क्लाइंट्स इनके पास भी है, सेम ही है बिजनेस, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क। इसी के चलते मुझे लग रहा है कि एंजल वन भी आपको कैचअप करता हुआ नजर आएगा। इसको हाई कन्विक्शन के साथ इन ग्रीन रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोल इंडिया, इस स्टॉक में खास एक्शन देखने को मिल रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका काफ़ी बढ़िया है, हालांकि बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इसमें। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनकी जो सब्सिडरीज हैं इनके IPO आने की पूरी तरीके से तैयारी हो गई है, बैंकर्स से बातचीत हो गई है, खबरें भी निकल कर आ रही हैं। लेकिन खास बात है कि अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी लंबे समय से इस रेजिस्टेंस लाइन को ये स्टॉक पार नहीं कर पा रहा है। यानी जो मौजूदा स्तर चल रहा है ये तकरीबन 390-395 रुपये के आसपास यहाँ पर बड़ा हर्डल फेस करता है और हर बार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब जिस प्रकार से दोबारा यहाँ पर आया है, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स जो इंडिकेटर्स हैं ये भी इशारा कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है इसे पार कर जाए। हम थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। और इनफैक्ट अगर आप इसको डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो स्ट्रक्चर है, पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, वो आपको यहाँ पर स्पॉट हो जाएगा। इसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स इंटरेस्टिंग होने के चलते कोल इंडिया इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। कोल इंडिया बढ़िया। खैर अगला जो है वो फ्राइडे की वो जो लार्ज ट्रेड CNBC आवाज ने पहले ही आपको बताया था प्ले आउट होने वाला है, सैजिलिटी। उस दिन तो बढ़िया घूम गया था 5-6%, जबकि वो कंटिन्यूस सेशन में हुआ था ना शायद लार्ज ट्रेड। उसके बावजूद जैसा आवाज ने बताया था, प्रोमोटर्स सैजिलिटी BV ने B और V 77 करोड़ शेयर्स बेचे थे। अच्छे बायर्स हैं इसीलिए इन ग्रीन रखा है, लेकिन ये फ्राइडे को ही चल गया है, ध्यान रखिएगा। किस किस ने खरीदा वो स्टेक? गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनले सिंगापुर,
ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और एक यूनिफी कैपिटल ने भी काफ़ी चंक खरीदा है। तो अच्छे FIIs DIIs पार्टिसिपेट करते हुए, इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हुए रख तो इन ग्रीन दिया है मैंने आज के लिए। दूसरा लॉजिक वही था लेकिन कलर दूसरा कर दिया। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, ये आउट ऑफ सिलेबस लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रमोटर्स अमित सांघवी 1 लाख शेयर्स और लक्ष्मण सांघवी 50,000 शेयर्स, यानी कि 1.5 लाख शेयर्स प्रमोटर्स ने शैली इंजीनियरिंग के फ्राइडे को बेचे। प्रमोटर्स की थी 43%, 44% के आसपास की शेयर होल्डिंग लास्ट SHP के हिसाब से। हाँ, बायर्स में कुछ ब्रोकरेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉशियस रहते हैं स्टॉक को लेकर क्योंकि काफ़ी चला हुआ स्टॉक है शैली इंजीनियरिंग का और प्रमोटर्स ने पार्शल बुकिंग करी है। पर क्या है, बायर्स भी बड़े बड़े नाम हैं तो देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। लॉजिक कहता है, लॉजिक तो खैर सेजिलिटी का भी कह रहा था प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं तो, पर सेजिलिटी में इन्वेस्टर ऐसे ही है जो धीरे धीरे करके एग्जिट करेगा ही करेगा, सेजिलिटी भी। खैर, एक लाल रखा है, एक हरा रखा है, आप लोग सिर्फ नोट वॉच करिएगा। शैली में बायर्स भी, कुछ बड़े मार्की प्लेयर्स भी एंटर हुए हैं तो देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। अगले दो कौन से भाई साहब आज के? अगले दो में एक है सफारी इंडस्ट्रीज। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चार्ट्स को अगर आप किसी भी लिहाज से देखें, किसी भी एंगल से देखें, आपको चार्ट काफ़ी बढ़िया लगेगा, चाहे डेली देखें या वीकली देखें। अब खास बात है कि एक तो वेडिंग सीजन चल रहा है। आप पिछले पुराने कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ के देखिए 2023 के, 2024 के, आपको पता चलेगा कि जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, जब इसमें शादियों का सीज़न होता है, तब इनकी जो डिमांड है सूटकेसेस की, लगेजेस की, ये बड़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। अब खास बात ये कि ये महीना अगर आप देखें तो ट्रैवल टूरिज्म के लिहाज से भी दिसंबर एंड तक काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है। तो सफारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल सकती है। दरअसल जैसे कि VIP इंडस्ट्रीज़ का कमज़ोर प्रदर्शन हम देख रहे हैं तो उनका जो मार्केट शेयर है इन्हीं के पास जा रहा है, चाहे सैमसोनाइट हो, सफारी इंडस्ट्रीज़ हो, मुकबारा हो, ऐसी जो कंपनीज़ हैं ये गेन कर रही हैं। VIP जिसकी लीडरशिप थी वो धीरे धीरे जो है अब अपने मार्केट शेयर को लूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही वेल प्लेस्ड है, अच्छे फैक्टर्स यहाँ पर प्ले कर सकते हैं डिमांड को लेकर। तो सफारी इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक खबरों के बीच IGL, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। हालांकि ठीक ठाक खबर है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है कि IGL ने अगर आप देखें तो जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, यहाँ पर 16 नवंबर से विद इफेक्ट जो CNG की कीमतें हैं ये ₹1 बढ़ा दी, ₹1 प्रति किलो के आसपास कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो इसी के चलते हो सकता है कि स्टॉक में एक्शन देखने को मिले। हालांकि एक्सपेक्टेड लाइंस पड़ता है, इससे पहले प्रीवियस कॉन्कॉल्स में भी इन्होंने कहा है कि प्राइस हाइक करेंगे, लेकिन खबर आई है तो बताना तो पड़ेगा। IGL इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। लास्ट के दो भाई साहब, एक ट्रूअल्ट बायो एनर्जी, मेरे ख्याल से कुछ ही समय हुआ जब IPO आया था और मैनेजमेंट से न्यूयॉर्क कंपनी में चर्चा करी थी। बायोफ्यूल प्रोड्यूसर है और इस देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर है ये ट्रूअल्ट बायो। वीकेंड पे अपडेट आया कि इन्होंने MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन करा है आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, दुनिया की लार्जेस्ट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी, एविएशन फ्यूल सस्टेनेबल फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में लगाएंगे। 80,000 टन पर एनम की कैपेसिटी होगी और तगड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी। ट्रूअल्ट बायो को इस डेवलपमेंट में रखते ग्रीन है, वॉच पे रखेंगे। और एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ ही इस टॉप 20 को एंड कर रहा हूँ, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स। USFDA बड़ा फॉर्म में था। ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज लेबोरेटरीज के प्लांट्स के लेकर अपडेट्स, और विंडो फार्मा का भी प्लांट का अपडेट आया था, उस पर तो गाज गिरी थी। यहाँ पे एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स की एक दवा, उनकी एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है डिल्टियाजिम हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। पढ़ डाला मैंने क्या करा था, नाम लिखते वक्त उसमें डैश डैश कर दिया था ताकि तोड़ के नाम पढ़ने में आसानी। डिल्टियाजिम हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, डिल्टियाजिम हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, उसको मंजूरी दी है। आर्टरी स्पैज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि इनकी रिलीज में ड्रग का साइज US मार्केट में क्या है वो मेंशन नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है। पर एलेम्बिक फार्मा इस अप्रूवल के बीच में, फार्मा गर्मी के बीच में, इसको भी इन ग्रीन रख दिया आज के सेशन के लिए। 10-10 पूरे भाई साहब, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का या फिर इन टॉप 20 का एक क्विक रैप अप।
इसके बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले लुपिन, यहाँ पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। एचपीएल इलेक्ट्रिक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हाइलाइट्स काफी पॉजिटिव हैं। सीक्वेंस साइंटिफिक, एसकेएफ इंडिया, यहाँ पर नतीजे बढ़िया है। आइडिया फूड्स को एक मिला है ऑर्डर। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस। एंजल वन, कोल इंडिया, सफारी इंडस्ट्रीज और आईजीएल, इन स्टॉक्स पर भी नजर रखें। 10 और जोड़ दीजिए इसी में। लाल और हरे दोनों विकल्प स्क्रीन पर। एक शैली इंजीनियरिंग प्रमोटर्स ने जो स्टेक रिड्यूस करा था इसीलिए लाल रखा। बाकी मैक्स हेल्थ के, नारायण हृदयालय, V2 रिटेल, कोटक, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज, एलेम्बिक, ट्रूऑल्ट, सैजिलिटी, ये सब इन ग्रीन आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए।